नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। ऐसा हम कहते हैं तो इसकी वाजिब वजह भी है। इस बार बात हम पाकिस्तान की तरफ से कर रहे हैं। चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही आलम है। आतंकियों का आका हाफिज और सैयद सलाउद्दीन तो पाक सेना के बिल में घुस ही गए हैं, लेकिन बुरहान और कश्मीर राग ने तो नवाज ने छोड़ा है और नहीं आतंकी सरगनाओं ने। यूएन और पाक संसद के बाद अब नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी की मीटिंग में बुरहान को स्वतंत्रता सेनानी बताया है, तो हाफिज ने भारत और अमेरिका के खिलाफ फिर अपनी हेकड़ी दिखाई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकी देश साबित करने वाले भारत की ऑनलाइन याचिका को खारिज किया, तो चीन बार बार अपनी चालबाजियों से मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने में अड़ंगा डाल रहा है। इस बार तो उसने भारत को नसीहत तक दी है। जाहिर है ये आतंकियों के हौसले बढ़ाने वाले कदम है, तभी तो जैश के आतंकी एक बार फिर से संसद पर हमले के नापाक प्लान को परवान चढ़ाने में जुट गए हैं। तो लश्कर ने महिला आतंकियों को दहशतगर्दी का ठेका दे दिया है, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि अब या तो आर होगा या पार। पाक नहीं सुधरा तो सर्जिकल स्ट्राइक का सिलसिला बन जाएगा। कांग्रेस कह रही है बीजेपी शहादत पर सियासत कर रही है, तो मायावती दावा कर रही है कि मुसलमान तो सिर्फ उन्हें ही वोट देंगे। देश में दुर्गा पूजा की धूम है, लेकिन बुराइयों के रावण भी सियासत के मुताबिक चुन लिए गए हैं, चुन लिए जाते हैं। दिखाते हैं आपको ये तमाम खबरें कि कैसे सियासत के मुताबिक रावण चुने जाते हैं और कैसे पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार भारत के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, तब जब भारत में फेस्टिवल मूड है। देश के दूसरे हिस्सों की खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त रुख करते हैं उस खबर का जिसने आज पूरे दिन सियासत को गरमाए रखा। आतंकवाद पर अमेरिका और चीन के दोहरे रवैये ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को बल दे दिया है। नवाज शरीफ और हाफिज सईद ने एक बार फिर से कश्मीर का राग गाया है, तो जैश-ए मोहम्मद एक बार फिर संसद पर हमले की फिराक में है, लेकिन भारतीय सेना किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। तो सर्जिकल स्ट्राइक एक ड्रामा है। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada. 22 सितंबर को यूएन में जिस आतंकी को युवा नेता कहा, 5 अक्टूबर को पाक संसद में जिसे शहीद कहा, उसी बुरहान वानी को अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फ्रीडम फाइटर का खिताब दिया है। अपनी पार्टी PMLN की एक बैठक को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि हम कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाते रहेंगे। कश्मीरियों का साथ देने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बुरहान वानी कश्मीर की शान थे। वह युवा कश्मीरी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी शहादत जाया नहीं जाएगी। भारत ये सोचकर गलती कर रहा है कि आजादी की लड़ाई को आतंकवाद का नाम देकर दबाया जा सकता है। बड़ी मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटी मियाँ सुभान अल्लाह। नवाज शरीफ ने आतंकी को शहीद बताया तो आतंकियों का आका हाफिज सईद 2 कदम आगे बढ़ गया। 30 सितंबर को एक जलसे में सर्जिकल स्ट्राइक को फिल्मी ड्रामा बताने वाले जमातुद दावा के सरगना ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। इस बार उसने भारत के साथ अमेरिका और पाक हुक्मरानों पर भी निशाना साधा है। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए हाफिज ने कहा है कि इन देशों ने हमारी जान की कीमत 1 अरब लगाई है, लेकिन जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और जब तक जिंदगी रहेगी हम कश्मीर की आजादी के लिए और इस्लाम के लिए लड़ते रहेंगे। जो इस्लामाबाद में बैठे हैं वो परेशानी की वजह हैं, क्योंकि ये मदद के लिए अमेरिका और पश्चिम की तरफ देखते रहते हैं और कह रहे हैं कि हम तन्हा हो गए हैं। ये उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि हम दहशतगर्दों को काबू कर लेंगे, आप परेशान न हों। दरअसल भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान के स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों बौखला उठे हैं। शरीफ की दिक्कत यह है कि उन्हें लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की लताड़ झेलनी पड़ रही है, तो घर के भीतर भी विपक्षी पार्टियां आतंकियों की पुष्टपनाही को लेकर उन्हें आईना दिखा रही हैं। हालांकि घर और बाहर बने दबाव के बीच शरीफ ने ISI चीफ को आतंकियों पर शिकंजा कसने का हुक्म सुना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधे। मंच से ये कहना तो आसान है कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस सेना ने उन्हें मुद्दतों से हर तरह की मदद दी हो, वो भला जमहूरी निजाम के एक फरमान से अपनी पॉलिसी कैसे बदल दे। और हुआ भी यही।
खबर है कि पाक सेना ने जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाहुद्दीन को खास सुरक्षा दे दी है। सूत्रों की माने तो सेना के जवानों को सादी वर्दी में दोनों की हिफाजत के लिए लगाया गया है। यही नहीं, पाक सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद टेरर लॉन्च पैड्स के ठिकाने भी बदल डाले हैं। LOC के काफी करीब वाले आतंकी कैंपों को अब 7 से 8 किलोमीटर अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मुंह की खाने वाले पाकिस्तान को अब सिर्फ चीन का सहारा है, जिसने बार बार अपने वीटो की ताकत से मौलाना मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने से बचाया है। अजहर को आतंकी घोषित करने में अड़ंगा डालने वाली चीन ने अब भारत को नसीहत देते हुए कहा है कि भारत आतंक के नाम पर सियासी फायदा उठाने की कोशिश न करे। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसी हफ्ते भारत आ रहे हैं। अमेरिका और चीन के इस दोहरे रवैये ने नापाक पाकिस्तान का हौसला बढ़ा दिया है। खबर है कि पाकिस्तान स्थित चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद 2001 में संसद पर हुए हमले की तर्ज पर एक बार फिर संसद में इसी तरह के हमले की योजना बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक नियंत्रण रेखा के पार भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान का खुफिया संगठन ISI इस कदर बौखला गया है कि उसने जैश ए मोहम्मद से इसका बदला लेने को कह दिया है। लेकिन भारत भी पाकिस्तान की हर नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। वो कोई भी ख्याली पुलाव बना लें अपने मन में, उनके इरादे पूरे होने वाले नहीं है। भारत सक्षम है पाकिस्तानियों से निपटने के लिए। इसीलिए अटैक ऑन पार्लियामेंट का मतलब हुआ कि आप एक हम पर जंग छेड़ रहे हैं, हमसे लड़ाई छेड़ रहे हैं, फुल स्केल एक्ट ऑफ वॉर। तो उसका भी जवाब भी मेरे ख्याल से वैसा ही होगा। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और वो सारे इंतजाम करने चाहिए जिससे इस तरह की घटनाएं रोकी जा सके। पाकिस्तान को भी ये बता देने की आवश्यकता है कि किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बेशक भारत अपनी हिफाजत में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन सवाल है कि विपक्ष की मांग के बावजूद नवाज शरीफ आतंकियों पर लगाम क्यों नहीं कस पा रहे हैं। सूत्रों की माने तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाक सेना बैकफुट पर आ गई है, तो वहीं राहिल शरीफ के साथ चल रही खींचतान के बीच नवाज शरीफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी इज्जत बचाने की मुहिम में जुटे हैं। दरअसल पनामा पेपर लीक मामले में अपना नाम उजागर होने के बाद से ही नवाज की कुर्सी हिली हुई है। सेना की ओर से तख्ता पलट के डर से उन्होंने लाहौर में ही अड्डा जमा लिया और इस दौरान वे सेना की कठपुतली बनकर रह गए। जाहिर है नवाज सर्जिकल स्ट्राइक को खुद के लिए मौका मान रहे हैं और ये प्रचार करने की कोशिश में जुटे हैं कि सेना ने आतंकियों को समर्थन दिया, जिसके चलते पाक दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। लेकिन राहिल शरीफ हर हाल में दोबारा सेना अध्यक्ष बनने की जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। भारत को इस खींचतान का पूरा फायदा उठाना चाहिए और उसे ऐसा जवाब देना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। देश की बात के लिए ETV नेटवर्क। नसीहत देना और विपक्ष में रहकर आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति बनाना और उससे पड़ोसी मुल्क से और साथ साथ दुनिया से निपटने के लिए स्ट्रेटजी बनाना, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। जरूर इस पर भारत सरकार सोच रही होगी, ऐसा हम भरोसा करते हैं। लेकिन इस बार बात जितनी पाक के साथ रिश्तों की, जितनी स्ट्रेटजी की, जितनी सर्जिकल स्ट्राइक की हो रही है, उतनी ही बात इस बार के रावण दहन की हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दशहरा लखनऊ में मनाने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली से बाहर प्रधानमंत्री के दशहरा मनाने का ये मौका कई सालों बाद हो रहा है। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते पीएम मोदी के इस दौरे को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की विजय, और इस बार ये विजय बेहद खास होने जा रही है। भारतीय सेना के पराक्रम के चर्चे के बीच इस बार प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दशहरे के उत्सव में हिस्सा लेंगे। अब तक देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली के रामलीला मैदान के दशहरा उत्सव में शिरकत करते देखा है, लेकिन इस बार नजारा अलग होगा। कहा जाता है कि ऐशबाग की रामलीला देश की प्राचीनतम रामलीला में से एक है। एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में रहकर ही अपने भविष्य की नींव तैयार की थी। अटल जी जब लखनऊ से उम्मीदवार थे तो नरेंद्र मोदी ने लखनऊ से जीत की रणनीति तैयार की थी। इस बार भी उनके लखनऊ दौरे को अगले साल यूपी में होने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव
बिहार में होता तो शायद बिहार में रावण जलता, वहां पर लोग जाते। चुनाव है, मैं समझता हूं रामलीला और इन त्योहारों को तो दूर रखना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश में और खासकर रामलीला के लिए, तो कुछ सोच समझ करके आ रहे होंगे। सीएम अखिलेश तो इस बात पर प्रदेशवासियों को बधाई भी दे रहे हैं कि पीएम के लखनऊ आने से उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ सौगात तो जरूर मिलेगी। हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश कुछ दें खुशहाली और तरक्की के लिए, तो शायद ये रामलीला और ये समय उन्होंने निकाला है, कुछ उत्तर प्रदेश को बड़ा मिलेगा। मैं समझता हूँ कुछ अच्छा, सड़क, बिजली, पानी के लिए कुछ तो बड़ा फैसला होगा, क्योंकि चुनाव है 4 महीने बाद, तो चुनाव के लिए कुछ मिलेगा उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री की भक्ति से देश वाकिफ है। पीएम नवरात्रि में उपवास रखते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पीएम दशहरा उत्सव के बाद लखनऊ में ही अपना उपवास तोड़ेंगे। तो क्या दशहरे पर पीएम के लखनऊ जाने के सिर्फ धार्मिक कारण है या कोई और खास संकेत? उत्तर प्रदेश में सीएम अखिलेश लोक लुभावन योजनाओं की झड़ी लगा रहे हैं, मायावती ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, तो राहुल गांधी भी प्रशांत किशोर की रणनीति पर चलते हुए पूरा जोर लगा रहे हैं। इन हालात में बीजेपी को जरूरत है पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक की। ऐशबाग में तीर रावण पर चलेगा, लेकिन संदेश पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं तक जाएगा। विजयादशमी के मौके पर मोदी पार्टी को विजय का नया मंत्र दे सकते हैं, जो बड़ी ताकत बनकर उभर रही पार्टी को नई दिशा दे सकता है। समारोह में पीएम के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। पीएम और गृह मंत्री की मौजूदगी पूरे सूबे को एक खास संदेश दे रही है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है? पीएम मोदी अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। पीएम अपनी दिवाली पिछले 2 साल से सेना के जवानों के साथ मना रहे हैं। साल 2014 में पीएम ने लद्दाख जाकर जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। ऐसे में लखनऊ के ऐशबाग में लंकेश दहन खास होने जा रहा है। अब देश को इंतजार रहेगा दशहरे पर लखनऊ से दिए प्रधानमंत्री के संदेश का। ईटीवी नेटवर्क के लिए राकेश झा की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री कुछ करते हैं तो उसका मैसेज साफ होता है। कितना इस देश की और उत्तर प्रदेश की जनता इस मैसेज को लेगी, ये अपने आप में देखना होगा। और कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज जाने वाले कल प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक के बाद एक जवाब दिए जा रहे हैं कि उनकी यात्रा से, उनके आने से उत्तर प्रदेश को क्या मिल सकता है, क्या मिलना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं, और उनकी जो मुस्कुराहट है वो भी अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रही है। बहरहाल यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और उसके बाद 9:30 बजे चर्चा होगी। आज कश्मीर में जो कुछ चल रहा है, देश में पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तान में भारत को लेकर जिस तरह की स्ट्रेटजी बन रही है, बनाई जा रही है, भारत कितना तैयार है। तो देखा आपने बीबीसी के लंदन स्टूडियो से कि अमेरिका में राष्ट्रपति, देश नहीं दुनिया के, अमेरिका सिर्फ अमेरिकी देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर कुर्सी के लिए जो चुनाव हो रहा है, उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे नहीं बल्कि मुद्दे कौन से हावी हो रहे हैं। बहरहाल अब हम देश की बात करते हैं। कराची के एक शायर ने लिखा था, जज्बाते खास ले जाओ, एहसास आम ले जाओ, ओ हिंद जाने वालों मेरा सलाम ले जाओ। लेकिन हकीकत यह है कि आज पाकिस्तान से हर दिन सिर्फ और सिर्फ आतंक का पैगाम भेजा जा रहा है। पठानकोट, उरी, बारामूला और आज पंपोर, पूरे देश में विजयदशमी का माहौल है। लेकिन सवाल यह है कि आतंक के रावण का अंत कब और कैसे होगा। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए आतंकी और देश की संसद को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमले के डर से हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और सलाउद्दीन जैसे आतंकी पाक सेना के बिल में जाकर छिप गए हैं, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। इधर देश में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सियासी बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इन हालात में सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान से भेजे जा रहे आतंक को किस तरह से जवाब दिया जाए और देश के भीतर किसी भी आतंकी खतरे से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। शुरुआत में आपसे करना चाहती हूं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब, आज पंपोर
पूरे देश ने देखा एक के बाद पठानकोट, उरी, बारामूला और अब पंपोर में जिस तरह से सुबह से हालात बने हुए हैं। देश की सरकार क्या करे? जमीनी हकीकत, चाहे हम कितनी भी बातें कर लें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिशें कर ले, लेकिन हालात कुछ और बयां कर रहे हैं। सेना इस वक्त काम कर रही है और पिछले दिनों जो सर्जिकल स्ट्राइक का काम किया सेना ने और जो आज सेना की अलर्टनेस है वो काफी अच्छी है। और ये जितने भी आतंकवादी काम घटनाएं हो रही हैं कश्मीर वैली के अंदर, ये उन लोगों की कार्रवाई है जो कि आईएसआई के स्लीपर सेल से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको कहीं न कहीं जो इंडिया में, जो कश्मीर में पृथकतावादी लोग हैं वो उनको मदद कर रहे हैं। और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि जो सर्जिकल कार्रवाई इंडिया ने किया है, इंडियन आर्मी ने किया है और जिसका बाकायदे एक डिसीजन लिया गया था कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, उसके द्वारा जो हुआ था वो सही दिशा में है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अगर पाकिस्तान न बौखलाया हुआ होता, अगर वो परेशान नहीं होता तो अपने आतंकवादियों को वो छुपाना नहीं शुरू करता। और दूसरा, जो उनका एक नाटक चला है और वहां के नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने राहिल शरीफ को एडवाइस दिया है कि आतंकवादियों को संरक्षण देना बंद करो, यह भी इस बात को प्रूव करता है कि पूरी दुनिया उनको यह कह रही है कि वह आतंकवाद के मदरशिप हैं। आर्मी पर भरोसा रखिए, देश की सरकार पर भरोसा रखिए। संजय झा साहब, क्यों इतना आपका सब्र टूट रहा है कि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से हो रही है और इस कदर के स्टेटमेंट आपकी तरफ से दिए जाते हैं जो सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आते हैं? देखिए मीना जी, मैं इतना ही कहूंगा कि ये काफ़ी अभी एक गहरा मसला है और हमने खुलेआम हमने सरकार को कहा है कि जो भी आप सही कदम उठाएंगे, पाकिस्तान एक बहुत ही एक पेचीदा एक हमारा एक पड़ोसी है और भारत पर आतंकवाद करना उनकी कूटनीति है। लेकिन यहाँ पर हम एक बात आपके दर्शकों को और आपको भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए अभी इस वक्त मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब कारगिल में भी जब भारत विजय हुई थी उस समय भी जनरल वीपी मलिक ने भारतीय जनता पार्टी के, उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था कि आप अपने पार्टी को बोलिए कि आप ये इसका आप चुनाव प्रचार या इसका एक चुनाव अभियान में इस हमारे जो भी साहसी बहादुर हमारे जो जवान हैं, सैनिक हैं, उसका आप दुरुपयोग मत कीजिए। आज ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी आज भी वही कर रही है। जनरल वीपी मलिक ने उस समय कहा था और ये संजय झा, सवाल ये है कि देश में एक के बाद एक घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। आज पूरा देश कश्मीर के हालात को देख रहा है, पंपोर में जो कुछ हो रहा है अभी तक चल रहा है वहां पर, उसके बाद भी उस पर चर्चा होने की बजाय कि सरकार की उस पर रणनीति क्या हो, कांग्रेस पार्टी उस पर, आपका इतना लंबा अनुभव है, आप सुझाव दें, उसकी बजाय आप ये बात करते हैं कि राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है, बीजेपी ये कर रही है। आप बताइए ना, बीजेपी और सरकार को क्या करना चाहिए इस तरह के हालात पे? मीना जी, आप हकीकत जानती हैं, आप जमीनी स्तर पे सच्चाई क्या है वो भी आप जानती होंगी, आप बहुत अनुभवी संपादक हैं। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी किसी की नहीं सुनते हैं। विपक्ष के लिए तो उनको मैं समझता हूं कि वो उनका अहंकार या गुरूर इतना है तो हमारी कोई जो भी सुझाव या उपाय होगा उसको सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा, उसके बाद कोई और बात करने हैं। अभी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 12 हमले हो चुके हैं भारत पर। पैंपोर में चालू है, गुरदासपुर में हुआ था और हमने देखा कि बारामूला में तो हमारे एक जवान की मौत भी हुई थी। कितना अजीब और विचित्र बात है कि हमले पर हमले हो रहे हैं और यहाँ पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अपनी उत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कल जा रहे हैं, कल क्यों जा रहे हैं रामलीला के लिए लखनऊ, जबकि परंपरा के मुताबिक सब लोग, हर भूतपूर्व प्रधानमंत्री रामलीला दिल्ली में मनाते हैं क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में। क्यों लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर उत्तराखंड में, मणिपुर में, पंजाब में? ये कोई तरीका है? ये कोई तौर तरीका है? यहाँ पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं, उसको हमने आधारिक और सार्वजनिक तरीके से जीवीएल नरसिम्हा राव प्रचार नहीं किया। बीजेपी से हमारे साथ हैं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस जिस तरह से दिन भर से बोल रही है, पिछले 7 दिनों से लगभग हम एक सवाल कर रहे हैं ईटीवी के मंच से
क्या बीजेपी इतना साहस दिखा सकती है कि इन चुनावों में इस सर्जिकल स्ट्राइक की कोई चर्चा न हो, इसे चुनावी मुद्दा न बनाया जाए और आप कांग्रेस को यह कह सके कि हम राष्ट्रहित के मुद्दे पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करते हैं? आप मीना जी, आप मुझे माफ कीजिए, मुझे कहना पड़ेगा, आपकी सवाल में कोई दम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहां से त्योहार में शामिल होंगे? भारत मेरे सवाल में दम नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्कुल ठीक है सर, आपकी बात का मैं सम्मान करती हूँ। जवाब तो आपको, लेकिन क्योंकि ये प्रधानमंत्री, सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स, नहीं मैं दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं ना, तो और इसको पॉलिटिकल मत करिए। ये क्या है, हमारे यहां कोई मिलिट्री रूल चल रहा है क्या? भारत में हम एक लोकतांत्रिक देश है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी इच्छा शक्ति के कारण, उनके निर्णय के कारण ये सर्जिकल स्ट्राइक्स किए गए, उसका कोई फॉलोआउट ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पाकिस्तान का किया है, क्या इसको मिलिट्री ने किया है? मिलिट्री ने अपने कर्तव्य को बहुत बखूबी निभाया है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री जी का, सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। यह देश के हर नागरिक महसूस करता है। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है, ये आप यदि महसूस नहीं करती हैं, मैं इसका कुछ नहीं कहूंगा। जब जनता ऐसा महसूस करती है, ऐसा समय हर नागरिक में एक जीवीएल नरसिम्हा साहब, हम जिस जगह बैठे हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर पक्ष को सुने। जो सवाल मैंने आपसे किया है वो मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है। कांग्रेस ने जो सवाल किया है, मैं उसका जवाब आपसे जानना चाहती हूँ। कांग्रेस के सवाल में कितना दम है और सवाल कितना गलत है, ये आप बता दीजिए। आप बता दीजिए कि आपको कौन सा सवाल इतना परेशानी वाला लगा कांग्रेस का? राजनीतिक अटैक राहुल गांधी का किस पर हुआ? राहुल गांधी अटैक्स प्राइम मिनिस्टर मोदी ओवर उरी अटैक, वो राजनीतिक अटैक था। क्या उसके लिए कांग्रेस पार्टी चुप बैठी थी? क्या इसके लिए हमने कभी आर्मी को ठहराया जिम्मेदारी? नहीं, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में ब्लेम हो या क्रेडिट हो, यह सरकार को ही मिलना है। तो इसलिए हम ऐसे बयानबाजी या ऐसा कोई चर्चा ना करें जिसमें हम इसको कोई राजनीतिकरण हम नहीं कर रहे हैं। अब आप बोल चुके हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं विपक्ष को भी उतना ही वक्त दूं। आप पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको सवाल में परेशानी नहीं हो, सवाल में दम नजर नहीं आए। और सवाल अगर हल्का है तो आपके लिए तो ज्यादा आसान है, आपके लिए ज्यादा सरल है कि आप उसका जवाब आसानी से दें। बहरहाल मैं संजय झा आपके पास आकर ये समझना चाहती हूँ कि जीवीएल ने जो बात कही है उस बात में भी दम तो है। आपने हिंदू में पढ़ा होगा ऑपरेशन जिंजर। ऑपरेशन जिंजर इस बात का मिसाल है कि बहुत एक महत्वपूर्ण और सफलतापूर्वक कार्रवाई की गई जब 2011 में, जब वहाँ पर मेजर जनरल एसके चक्रवर्ती थे, 10 पाकिस्तानी सैनिकों की वहाँ मौत हुई थी और एक बहुत तो सफलतापूर्वक तरीके से यूपीए के सरकार के वक्त सर्जिकल स्ट्राइक एक नहीं बहुत भी हुए थे। ऑपरेशन जिंजर के वक्त जनरल वीके सिंह, जो आज मोदी जी के कैबिनेट में हैं, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। ये कितना खेदजनक है कि जनरल वीके सिंह खुद अभी राजनीति दल में आ गए हैं, मेंबर है मोदी कैबिनेट के, और ऑपरेशन जिंजर का ऐलान उनको करना चाहिए था। ये हिंदू पेपर को नहीं, उनको करना चाहिए था। बहरहाल कक्कड़ साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। संजय झा, आपके सवाल को मैं जीवीएल के पास लेकर जाऊंगी और इसका हम देश के दर्शकों के लिए, आम आदमी के लिए जवाब तलाशने की आप सबसे कोशिश भी करेंगे। लेकिन कक्कड़ साहब, एक तरफ देश में दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल का मूड है, और दूसरी तरफ जिस तरह की धमकियां, जिस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है संसद पर हमले की, जिस तरह से बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर हम तैयार नजर आते हैं आपको? इस तरह की खबरें अवश्य आती हैं। इस बार केवल इतना ही अंतर है कि इनके अतिरिक्त ये जो सुरक्षा के बारे में चिंता है लोगों को इन फेस्टिवल्स पे, फर्क केवल इतना है कि अब बॉर्डर पर भी JNK में और कुछ और जगहों पे कुछ घटनाएं हो रही हैं, सूचनाएं आती हैं और उनका पूरा मुकाबला किया जाए। जहां तक आंतरिक सुरक्षा की बात है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या लोकल सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो पूरी सतर्क हैं इसके बारे में, इसमें कोई फिक्र नहीं होना। सवाल ये है कि जितना भी बॉर्डर पर हो रहा है
वहां पर या कोई खबरें आ रही हैं कि देश कुछ भर के दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कक्कड़ साहब मैं आपको 1 मिनट के लिए बीच में रोकना चाहूंगी और आपकी बात को यहाँ पर अहम महत्व देते हुए मैं देश के दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जो लोग टेलीविजन चैनल्स पर अखबारों में खबर पढ़ के परेशान होते हैं, जिनको लगता है कि पता नहीं कौन सी भयंकर वाली स्थिति आ गई है, पता नहीं क्या युद्ध की स्थिति बनी हुई है, मालूम नहीं पाकिस्तान क्या करेगा, हमारी आंतरिक सुरक्षा को लेकर कितनी चिंताएं हैं, वो निश्चिंत हो जाएं। कुछ नया नहीं हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है, हर बार फेस्टिवल में इसी तरह की चीजें होती हैं। इस बार हालात पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से जिस तरह के बने हुए हैं वो ज्यादा हैं और उसको एड्रेस करने के लिए जीवीएल नरसिम्हा राव, आप देश के दर्शकों को, आम आदमी को थोड़ा आश्वस्त करिए कि जो चिंता यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की है, जो चिंता यहाँ पर विपक्ष की है, जो चिंता यहाँ पर देश के आम आदमी की है, उसको एड्रेस करने के लिए सरकार क्या कर रही है। हाँ, मैं 2 रिएक्शन देना चाहता हूं। पहला रिएक्शन तो यह है कि जहां मैं रहता हूं उसके बगल में एक आर्मी कैंप है। कल मैं जब जा रहा था तो वहां पर आर्मी के जवान काफी पीटी वीटी करते मिले, तो मैंने उनसे जब बात किया तो मैंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में क्या सोचते हो। उन्होंने कहा साहब ये बहुत अच्छा काम हुआ है और जो भी काम हुआ है ये बहादुरी का काम हुआ है। लेकिन उसी के बाद उन्होंने तुरंत हमसे कहा कि जो इस पर मुझे यहाँ पर कार्यक्रम को बीच में रोकना होगा, ब्रेक लेना होगा, बहुत कम वक्त है मेरे पास, ब्रेक के लिए जाऊंगी और आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी और आप सबसे गुजारिश भी करूंगी, खास करके राजनीतिक दलों के लोगों से, कि वो इस पर सियासत न करें देश की जनता के हित में। छोटा सा ब्रेक। और देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है, ये हम रोज कहते हैं और इसीलिए आपको मिलवाते हैं देश की एक बेटी से, हर दिन उस बेटी से जो सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है देश के अलग अलग हिस्सों में। आज आपको लेकर चलते हैं बेंगलुरु, मिलवाते हैं चंदना चंद्रशेखर से। ये बेटी आंखों से मोहताज है लेकिन फिर भी अपने आसपास अपने जैसे लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और उसमें जीत हासिल की। 21 साल की चंदना की वजह से ब्रेल पेपर को टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये बीकॉम की छात्रा है। कुछ वक्त पहले राहुल गांधी के कॉलेज आने पर चंदना ने ब्रेल पेपर को टैक्स फ्री कराने की बात कही थी। साथ ही चंदना ने राहुल गांधी को ईमेल भी किया, जिसके बाद हाल ही में बजट सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया गया और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बाकायदा ब्रेल पेपर पर टैक्स में रियायत की घोषणा की। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।